हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई कच्चा तेल जो जून में एक बार के लिए 120 से 125 डॉलर के आसपास होता था, आज ये 80 डॉलर से भी नीचे आ चुका है। और हम तो जो रशियन डिस्काउंटेड ऑयल है उसको भी खरीद रहे हैं, तो यानी कि हमें तो 80 डॉलर से कम पड़ता है। तो ऐसे में आम आदमी के लिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उसको सरकार घटा क्यों नहीं रही है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई सस्ते रशियन ऑयल से आखिरकार फायदा किसको हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत के ऑयल डायनामिक्स को समझें तो 2019 के डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत में एक दिन में लगभग 52 से 53 लाख बैरल ऑयल को कंज्यूम किया जाता था। हालांकि इसके बाद कोविड आया जब ऑयल की कंजम्पशन काफी कम हो गई थी, लेकिन अब काफी हद तक जो ऑयल की कंजम्पशन है वो नॉर्मल हो चुकी है। तो हम हाई लेवल पे माने तो लगभग 50 लाख बैरल हमारे देश में डेली बेसिस पे जो ऑयल है उसको कंज्यूम किया जाता है। इसमें से हम लगभग 6 से 7 लाख जो बैरल है उसको हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि 6 से 7 लाख हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी का जो 43 से 44 लाख जो बैरल की कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। तो इसमें से रशिया से कितना लेते हैं, तो जब रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था फरवरी में, तो उससे पहले तो हम 1 लाख बैरल भी रशिया से नहीं लेते थे। हमारी जो ओवरऑल जो ऑयल कंजम्पशन है, ऑयल रिक्वायरमेंट है, उसका सिर्फ 0.2% हम रशिया से इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज की डेट में हम रशिया से अपना 22 से 23% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लगभग 9 से साढ़े 9 लाख जो बैरल पर डे पे जो ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है वो रशिया से किया जा रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि रशिया हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि मार्केट रेट अगर 80 डॉलर के आसपास है, तो हमें रशिया शायद 65 डॉलर के आसपास दे रहा है। तो वो सिर्फ 22 से 23% है। बाकी का जो ऑयल है हम वो जो मार्केट रेट है जो अभी बहुत तेजी से गिरा है और 80 डॉलर से नीचे आ गया है उस पे खरीद रहे हैं। तो सिर्फ जो 65 डॉलर पे जो रशिया हमें दे रहा है, 65 डॉलर के आसपास, वो सिर्फ हमारा 22 से 23% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और अब अगर बात की जाए भारत के फ्यूल प्राइस डायनामिक्स की, तो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल ले, मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी या जो स्कूटर है उसमें पेट्रोल भरवाना है। तो आज की डेट में दिल्ली के किसी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो 96 रुपए 76 पैसे पर लीटर के आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये वेरी करे, लेकिन रफली इतना प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो जब आप 96 रुपए 76 पैसे पेट्रोल पंप पे देते हैं तो उसमें से लगभग 57 रुपए जाते हैं डीलर को, यानी कि जो एचपी का पेट्रोल पंप है तो एचपी को जाएंगे, बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है तो भारत पेट्रोलियम को जाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो 19 रुपए 90 पैसे है। इसमें मई में कमी की गई थी। उसके बाद डीलर कमीशन होता है। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वैट लगाती है। ये दिल्ली में 15 रुपए 72 पैसे लगाया जाता है। तो आप शायद सोचते होंगे कि भाई दिल्ली और जो दूसरे स्टेट हैं कई बार उनके पेट्रोल के प्राइसेस में डिफरेंस होता है। तो उसका रीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस। आप देखेंगे इस मैप में, हालांकि ये पुराने नंबर्स हैं, इसके बाद मई में जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट रफली इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा में जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा है। वहीं दिल्ली या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आप इनको कम पाएंगे। तो इस वजह से जो पेट्रोल आपको जिस प्राइस पे महाराष्ट्र या तेलंगाना या आंध्रा में मिलेगा उससे काफी सस्ता आपको दिल्ली में मिलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस दिल्ली में महाराष्ट्र तेलंगाना से कम है। तो अब अगर हम देखें कि जो एचपी बीपीसीएल वगैरह को 57 रुपए के आसपास आप देते हैं जब आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो इनको कितना पड़ता है। तो अगर हम आज की डेट में देखें कि 80 डॉलर के आसपास पर बैरल जो कच्चा ऑयल है, इसको अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो 6400 रुपए पर बैरल कच्चा ऑयल आज की डेट में है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो लगभग 40 रुपए पर लीटर का तो इनको कच्चा ऑयल पड़ता है। उसके बदले में तो 57 रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 40 के बाद ये इसको रिफाइन करते हैं। उसके बाद ये पेट्रोल पंप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के इनकी जो कॉस्ट है वो 40 डॉलर से काफी ज्यादा होती है। तो इनका माना जाता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जब कच्चा ऑयल लगभग 90 डॉलर के आसपास होता है, 90 से 92 डॉलर बोल सकते हैं, तो पेट्रोल ब्रेक इवन पे होता है। यानी कि जो 57 रुपए जो आपको चार्ज कर रहे हैं,
$90 के कच्चे ऑयल के रेट पे ये उतना रिकवर कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम तो हमारा जो जून जुलाई में अगर देखें तो जो 120 से $125 के आसपास कच्चा ऑयल चल रहा था, तो उस टाइम पे इनको सिर्फ कच्चा ऑयल पर लीटर 63 रुपए पड़ रहा था। तो उसके ऊपर आप रिफाइनिंग कॉस्ट लगाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगाएं, तो इनको बहुत महंगा पड़ रहा था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो अप्रैल 6 के बाद फ्रीज कर दिए थे, यानी कि ₹57.38 से ज्यादा कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इन कंपनीज को पिछले काफी महीनों से काफी ज्यादा लॉस हुआ था। और अब अगर बात की जाए कि भाई जब कच्चा ऑयल फरवरी से लेकर के जून के बीच में बहुत ज्यादा महंगा था, मार्च में $140, जून में लगभग $120, तो उस टाइम पे लॉस किसको हो रहा था? क्योंकि जो आम आदमी के लिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो तो 7 अप्रैल या 6 अप्रैल के बाद फ्रीज कर दिए गए थे, उसके बाद बिल्कुल भी बढ़े नहीं है। तो उस टाइम पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो एचपी हो, बीपीसीएल हो या इंडियन ऑयल हो, इनको बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं। मूडी के एक एनालिसिस के हिसाब से जो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनको $7 बिलियन के लॉसेस हुए हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 55,000 करोड़ रुपए के लॉस हुए हैं। इसमें क्रूड ऑयल को भी इन्होंने जितने में खरीदा उससे सस्ते में बेचा है, उसके लॉसेस हैं। प्लस एलपीजी इनको बहुत महंगी पड़ी है, लेकिन इन्होंने आम आदमी को सब्सिडाइज्ड रेट पे दी है। तो इसकी वजह से इन कंपनीज को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लॉस तो रिलायंस वगैरह को भी होना चाहिए, क्योंकि वहां उनके भी पेट्रोल पंप है। तो आपको शायद ये पता होगा कि जो स्टेट रन रिफाइनर हैं, यानी कि एचपी, आईओसी और बीपीसीएल, ये लगभग 90% जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है आम आदमी को, जो इंडिया की अपनी ओन कंजम्पशन है, वो इनके द्वारा पूरी की जाती है। और इस बीच में जब बहुत ज्यादा कच्चे ऑयल के रेट बढ़ गए थे और सरकार जो रिटेल पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, उसको बढ़ने नहीं दे रही थी, तो जो रिलायंस और नायरा एनर्जी ने तो पेट्रोल को बेचना भी बंद कर दिया था। तो ऐसे टाइम में 95% के आसपास जो आम आदमी की पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, इन तीन कंपनीज के द्वारा पूरी की गई। यानी कि इन्होंने महंगा कच्चा ऑयल खरीदा, उसको रिफाइन किया और सस्ते में आम आदमी को बेचा, तो इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जैसे रशिया से हम कच्चा ऑयल बहुत सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं, तो इसका एक्चुअली में फायदा किसको हो रहा है? तो इंडिया ने एक आर्टिकल के हिसाब से लगभग अप्रैल से अक्टूबर के बीच में $20 बिलियन का कच्चा ऑयल रशिया से खरीदा है। और अगर हम इसको पिछले सालों से कंपेयर करें तो ऐसा बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में भी मिला करके हमने इतना ऑयल नहीं खरीदा था रशिया से, जितना कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदा है। और इसमें से जितना ऑयल हमने रशिया से खरीदा है, लगभग 75% प्राइवेट रिफाइनर यानी कि रिलायंस और जो रशियन कंट्रोल नायरा एनर्जी है, इन्होंने खरीदा है। तो इन्होंने कच्चा ऑयल सस्ते रेट में खरीदा है, उसको रिफाइन किया है, और इंडियन जो बायर हैं, इंडियन यूजर हैं, उनको तो वो बहुत ही कम बेचते हैं पेट्रोल पंप पे। तो इन्होंने अपना जो कच्चा ऑयल मेनली है रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेचा है, जहां पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रिलायंस के जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। नायरा एनर्जी जो कि एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, उनके भी प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़े होंगे। और रिलायंस की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऐसा बोला जाता है कि वॉर से पहले वो 5% जो अपना ऑयल है वो रशिया से खरीदते थे, और अब लगभग 33% यानी कि 1/3 ये ऑयल जितना खरीदते हैं वो रशिया से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 75% प्राइवेट प्लेयर खरीद रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये तो काफी कम खरीद रहे होंगे। तभी इनको फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ 25% के आसपास ऑयल खरीद रहे हैं, जो कि सस्ते में मिल रहा है, और बाकी का जो ऑयल है ये ब्रेंट क्रूड जो मार्केट रेट है उस पे खरीद रहे हैं दूसरे देशों से। तो इस वजह से एक तो ये मतलब बहुत ही कम डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे हैं, साथ में ये जो 90% से भी ज्यादा जो इंडियन कस्टमर की फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं, जहां पे प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली में जो फायदा हो रहा है सस्ते रशियन ऑयल का, वो उन कंपनीज को हो रहा है जो कि रशिया से ऑयल खरीद करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं और प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, यानी कि रिलायंस जैसी कंपनी, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हालांकि उनका कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया है प्राइवेट कंपनीज पे कि भाई आप कोई भी डीजल एक्सपोर्ट करोगे या एविएशन जो फ्यूल होता है उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको विंडफॉल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा बहुत इस वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन अदरवाइज सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को हुआ है
रशियन डिस्काउंटेड ऑयल का। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट जैसे विंडफॉल गेन टैक्स ले रही है, तो क्या गवर्नमेंट ही रशियन जो सस्ता ऑयल है उसका फायदा उठा रही है? तो गवर्नमेंट की भी अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट को भी कोई बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मई में क्या किया था कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कट कर दी थी। 9.5 रुपए पेट्रोल पे और 7 रुपए डीजल पे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी। और एक्साइज ड्यूटी अगर कलेक्शन देखेंगे तो 2020-21 में हमें 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हुई थी। तो यानी कि सरकार के रेवेन्यू में ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। और जब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को घटाया था तो उस टाइम पे एस्टिमेट किया गया था कि सरकार को इससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो उसके बाद जुलाई में इन्होंने विंडफॉल गेन टैक्स लगाया। शुरू में उम्मीद की जा रही थी कि भाई विंडफॉल गेन जो टैक्स है इसको कॉम्पनसेट कर देगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे तो ऐसा बोला जा रहा है कि विंडफॉल गेन टैक्स से सरकार सिर्फ इस फिस्कल ईयर में 40,000 करोड़ रुपए ही कलेक्ट कर पाएगी। तो वो लगभग 2500 से 3,000 करोड़ रुपए ही कलेक्ट कर पा रही है, यानी कि उम्मीद के जितना एस्टिमेट था सरकार इससे कलेक्ट करेगी उससे काफी कम हो रहा है। तो सरकार यहाँ पे जितना एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको नुकसान हुआ है, उतना विंडफॉल गेन टैक्स से उनको फायदा नहीं हुआ है। साथ साथ में अगर आप देखोगे जैसे पीयूएसयू ऑयल कंपनी है, यानी कि जो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी को नुकसान हुआ है, उसके लिए वो 22,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि भाई आप हमें रिलीफ दो, नहीं तो हम तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एलपीजी के लिए भी अभी पीछे आपने देखा होगा कि सरकार ने अग्री किया है कि वो 22,000 करोड़ रुपए वन टाइम कॉम्पनसेशन देंगे। तो सरकार की भी इकोनॉमिक्स बिगड़ी हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि रशियन सस्ते ऑयल से सरकार को फायदा हो रहा है। हालांकि विंडफॉल गेन टैक्स लगा के थोड़ा बहुत ये अपना बर्डन को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, बट मेनली जो प्राइवेट कंपनी है, खास करके रिलायंस जैसी कंपनीज, उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या आने वाले टाइम में आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। जैसे बिजनेस लाइन का आप 2 दिसंबर का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई फ्यूल प्राइसेस रिवीजन अनलाइकली फॉर नाउ। तो इनके हिसाब से तो अभी के लिए फ्यूल प्राइसेस में कोई रिवीजन नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी पेट्रोल के ऊपर चाहे हम थोड़ा बहुत ये कंपनीज जो हैं एचपी, बीपीसीएल वगैरह प्रॉफिट कमा रही हो सस्ते क्रूड ऑयल की वजह से, लेकिन डीजल पे अभी भी इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि इंडिया डॉट कॉम के एक आर्टिकल के हिसाब से 5 दिसंबर को उम्मीद की जा रही थी कि भाई 5 रुपए पर लीटर से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं उसमें कमी देखी जाएगी। और उसका रीजन ये है कि अब स्टेट इलेक्शन खत्म हो चुका है, दिल्ली का भी एमसीडी इलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कुछ प्राइसेस कम किए जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए कुछ सूचना नहीं आई है। तो ये बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जितना नुकसान हो रहा है सरकार ऐसा डिसीजन लेगी, अनलेस कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आए और इन्फ्लेशन के नंबर भी खराब आए, तब कुछ किया जा सकता है। बट अभी के लिए मुश्किल ही लगता है कि पेट्रोल के प्राइसेस सस्ते होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आप कोई डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं या कोई और कमेंट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।